हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का ये वीडियो आपके BHIC 131 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि जून 2025 एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और यहाँ पे मैं आपको सारे आंसर्स को एकदम ईजी लैंग्वेज में बताती हूँ। बट अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए डिटेल्ड आंसर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, सो आपको गूगल पे सर्च करना है shop.hindustanknowledge.com। ये हमारी वेबसाइट है और अब क्योंकि ये आपका BHIC 131 का पेपर है तो आप यहाँ पे BHIC 131 लिखेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि हिंदी में गेस्ट पेपर, इंग्लिश में गेस्ट पेपर आपको एट ₹49 मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे दिया हुआ जो नंबर है ये वाला, आप इस पे कांटेक्ट कर लेना। डायरेक्टली इस पे क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। एंड यूट्यूब पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ ना, वो सारी PDF हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? यूट्यूब पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी क्लासेस की PDFs को डाउनलोड करना है तो उसके लिए बस आपको गूगल पे सर्च करना है BHIC 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 एग्जाम। जब आप इसको सर्च करोगे तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज वाले लिंक पे जाना है आपको और इसके अंदर आप नीचे जब स्क्रॉल करेंगे ना, सो यहाँ से आपको क्लास 1 का PDF मिल जाएगा। अभी क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही क्लास बनाई है तो जब बाकी की 4 क्लासेस आएंगी तो आप चारों का PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको बताना जरूरी है। अब गाइज हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द बेसिक फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बेसिक फिजियोग्राफिक रीजन्स हैं आपसे वो पूछे गए हैं। एग्जामिन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताना है। अभी फिजियोग्राफिक रीजन में आपके 3 मेन फिजिकल रीजन्स आते हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है? आपका जो ऊपर हिमालयन अपलैंड्स है, ठीक है। देन आपका इंडो गंगेटिक प्लेन यानी कि इंडस रिवर और जो हमारी गंगा रिवर है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदान जिसे हम कहते हैं, वो सारा आता है। और फिर नीचे जो होता है हमारा पूरा क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, सो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन फिजिकल रीजन्स। कितने इंडिया के रीजन्स हैं? 3 मेन फिजिकल रीजन्स हैं, हिमालयन अपलैंड्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स एंड आपका पेनिनसुलर इंडिया। These regions have played an important role in shaping India's history. So हमारे इंडिया की हिस्ट्री में इन रीजन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो, जो ज्योग्राफी होती है ना और जो हिस्ट्री होती है वो कहीं ना कहीं आपस में ना रिलेटेड होते हैं। जो भी हमारे फिजिकल रीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं हमारे इतिहास को। कैसे करते हैं उसे हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिमालयन अपलैंड्स के बारे में। ओके गाइस, सो द हिमालयाज आर हाई यंग माउंटेन्स दैट आर स्टिल ग्रोइंग। सो हिमालय को हम क्या कहते हैं? यंग माउंटेन्स कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं अरावली हिल्स की, तो गाइस अरावली हिल्स क्या है? देखो, हमारी पुरानी हो चुकी है, वो यंग माउंटेन्स में नहीं आते क्योंकि हिमालयाज हमारे यंग माउंटेन्स हैं और वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। दे प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल की साइड से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इतिहास में हम हिस्ट्री में देखते हैं कि ये हमें भारी इन्वेजन से, जैसे कि मंगोल इन्वेजन से इन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था। बट दे ऑल्सो अलाउ ट्रेड एंड ट्रैवल थ्रू माउंटेन पासेस लाइक खाइबर पास। और हम क्या देखते हैं कि जब हमें यहाँ पे व्यापार करना था, ठीक है, जब हमें ट्रैवल करना था तो यहाँ पे हमें कई सारे पासेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रास्ते, जिसमें से एक आपका क्या है? खाइबर पास है। सो द हिमालयाज आर द सोर्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो यहाँ पे गाइज ये इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। एक है आपकी इंडस रिवर, ठीक है, जो पाकिस्तान में चली जाती है। एक है आपकी गंगा रिवर जो फ्लो करते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और एक है आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, सो ये 3 आपकी मेजर रिवर्स हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। और इन रिवर्स के बीच का ये जो रीजन होता है, ये सारा जो रीजन होता है, ये आता है इंडो गंगेटिक प्लेन्स के अंदर। सो दीज रिवर्स फ्लो ऑल ईयर एंड हेल्प मेक द लैंड बिलो फर्टाइल। अब क्योंकि यहाँ पे ये सारा जो हमारा लैंड है, ये रिवर्स क्या करती हैं? इस लैंड को एकदम फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देती हैं। दिस मेड द रीजन सुटेबल फॉर अर्ली सेटलमेंट्स एंड फार्मिंग। तो हम क्या देखते हैं कि शुरुआत में जब लोगों ने बसना शुरू किया, ठीक है, जब लोगों ने एक जगह रहना शुरू किया
एग्रीकल्चर शुरू किया, सेटलमेंट्स उन्होंने अपने बनाए, फार्मिंग उन्होंने करी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो रीजन है ना पूरा, ये सुटेबल था, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स की वजह से जो सॉइल थी वो कैसी थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी। Now let's discuss about Indo-Gangetic Plains. So this region stretches from Indus River in the west to the Ganga River in the east. तो इंडस रिवर से लेकर गंगा रिवर के बीच का एरिया आपका क्या कहलाता है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स कहलाता है। इट इज अबाउट 3200 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर वाइड। द सॉइल हेयर इज रिच बिकॉज ऑफ द रिवर्स ब्रिंगिंग डाउन सिल्ट फ्रॉम द हिमालयाज। तो हम क्या देखते हैं कि हिमालय के पहाड़ से ये नदियां बहती हुई आती हैं। इन नदियों की वजह से हम एक चीज देखते हैं कि जो सॉइल है यहाँ की, सॉइल इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सो सॉइल रिच होने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है कि हिमालय से जो सिल्ट आता है, हिमालय से आने वाले सिल्ट की वजह से, दैट्स वाई दिस लैंड इज वेरी गुड फॉर फार्मिंग। सो हम देखते हैं कि ये जो लैंड है इसी वजह से फार्मिंग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। उससे पहले यहाँ पे आपको ना सिविलाइजेशंस के बारे में बता रखा है। सो आप सभी ने सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुन रखा होगा। इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट सिविलाइजेशन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें वेल प्लान्ड सिटीज जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो देखने के लिए मिलते हैं। सो ये नदी के पास ही बसी ना, तो नदियां जो होती हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन सेटलमेंट्स के लिए। द गंगा प्लेन सपोर्टेड किंगडम्स एंड एम्पायर्स लाइक मगधा, मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स। सो ये जो हमारे बड़े बड़े एम्पायर्स थे, इन एम्पायर्स को भी ये गंगा के प्लेन सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनकी वजह से ट्रेड फैसिलिटेट हो पाता था। ठीक है, ये जो है सॉइल को क्या करते थे, सॉइल को उपजाऊ बनाते थे। सो दीज एरियाज बिकम द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड कल्चर। सो इसी वजह से हम देखते हैं कि ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका आता है पेनिनसुलर इंडिया वाला जो आपका पूरा पोर्शन है। सो हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट है एंड इसके अंदर हमें डेक्कन प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है। डेक्कन प्लेट्यू के आसपास हमें हिल्स देखने के लिए मिलते हैं, ईस्टर्न एंड आपके वेस्टर्न हिल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इट हैज रिवर्स, फॉरेस्ट एंड कोस्टल प्लेन्स भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया का जो हमारा जो नीचे वाला जो हमारा रीजन है इंडिया का, सो साउथ वाला, यहाँ पे ये पूरा आपका डेक्कन प्लेट्यू हो जाता है। और यहाँ पे आपके क्या है, ये आप कह सकते हो कि ये है आपकी हिल्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिल्स। देन आपके फिर क्या आ जाते हैं, आपके कोस्ट आ जाते हैं। कोस्ट के यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने के लिए मिलती है एंड इधर आपको बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है। सो ये सारा आप इसको समझना ही, आपको फिजियोग्राफी को समझना पड़ेगा। सो हिस्टोरिकली दिस एरिया सॉ द राइज ऑफ पावरफुल किंगडम। अब हम यहाँ पे अपने साउथ के कुछ पावरफुल किंगडम्स के बारे में बताएंगे, जिसमें चोलास, चेरास, सातवाहनास और राष्ट्रकूटास थे। So these kingdoms traded with foreign countries by sea and developed their own unique culture. तो हम क्या देखते थे कि जो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, आपका अरेबियन सी हो गया, आपका इंडियन ओशन हो गया, तो इन सब से क्या होता था, ये सब ट्रेड को बहुत ही ज्यादा फैसिलिटेट करते थे। फिर आप कहोगे कि भाई सेंट्रल इंडिया का पार्ट तो रह ही गया, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बिटवीन द प्लेन्स एंड द पेनिनसुला लाइज सेंट्रल इंडिया। तो ऊपर जो हमारे इंडो गंगेटिक प्लेन्स हैं, नीचे हमारा पेनिनसुला है, बीच में क्या है, बीच में है आपका सेंट्रल इंडिया, जिसमें आपका गुजरात आता है, वेस्टर्न उड़ीसा तक सारा आ जाता है। इसमें आपके विंध्या और सतपुड़ा हिल्स आते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका इसके अंदर आता है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार मैप से गो थ्रू हो लेना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सो दिस एरिया हैज 4 सब रीजन्स। तो यहाँ पे इस एरिया के 4 सब रीजन्स के बारे में आपकी बुक में बताया हुआ था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे अपने आंसर में भी इसको इंक्लूड किया है। सबसे पहले था आपका लैंड ऑफ द राजपूत, तो बिटवीन उदयपुर एंड जयपुर, नोन फॉर वॉरियर्स एंड फोर्ट। तो पहला सब रीजन आपका क्या है, लैंड ऑफ राजपूत है। दूसरा आपका मालवा का प्लेट्यू है, जो कि आपके उज्जैन के अराउंड है। फिर है विदर्भ एंड फिर आपके हैं छत्तीसगढ़ का प्लेन, जिसे हम दक्षिण कोशाला भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में हमें ओल्ड ट्राइबल कल्चर्स एंड टेम्पल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। विदर्भ हो गया आपका नागपुर के आसपास वाला रीजन, जहाँ पे हमें एंशिएंट स्टोरीज लाइक महाभारत वगैरह से रिलेटेड जो है स्टोरीज मिलती हैं। सो दिस रीजन कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड हेल्प स्प्रेड कल्चर, ट्रेड एंड पीपल।
सो गाइज ये सारा आपका इस आंसर में आपको लिखना था। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे और आंसर की फॉर्मेटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी। जो भी हमारे गेस्ट पेपर्स हैं उनके अंदर भी हमने इसी तरीके से काफ़ी डिटेल में आंसर्स को लिया हुआ है, तो आपको उन्हें ज़रूर परचेज करना है। सो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन फिजिकल रीजन्स। अब सबसे पहले हमने वो बता दिया अपने इंट्रोडक्शन में, ये आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन है। सो आप चाहें तो अपनी यूनिट 3 को भी देख सकते हैं। अब ये 3 मेन रीजन्स बताने के बाद मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया है। हिमालयन अपलैंड्स के बारे में बताया, इंडो-गंगेटिक प्लेन्स के बारे में बताया, देन मैंने यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के बारे में और फिर सेंट्रल इंडिया, ये सारा इंक्लूड करा। एंड लास्ट में बस एक छोटा सा कंक्लूजन हम दे देंगे दैट द लैंड ऑफ इंडिया शेप्ड इट्स हिस्ट्री, द हिमालयाज गेव प्रोटेक्शन एंड रिवर्स। तो हिमालय काम क्या करते थे? हिमालय हमें जो है नॉर्दर्न कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट करते थे, इन्वेजन से हमें प्रोटेक्ट करते थे, और रिवर्स जो है वो हमें फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती थी। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो सेंटर ऑफ एंशिएंट लाइफ बना, नॉर्दर्न प्लेन्स के आसपास लाइफ डेवलप हुई। और जो पेनिनसुला है उसमें स्ट्रॉन्ग किंगडम एंड सी ट्रेड हमें देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल इंडिया कनेक्टेड द रेस्ट एंड हैड इट्स ओन यूनिक कल्चर, और सेंट्रल इंडिया ने क्या करा? बाकियों को आपस में कनेक्ट करा। सो ईच रीजन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इंडिया व्हाट इट इज टुडे। तो ये यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है ये वाला आंसर। नाउ गाइस हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज फ्रॉम योर यूनिट नंबर 12। इसमें आपको अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में बताना है। अलेक्जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिकंदर, उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट केम टू इंडिया इन 327 BCE आफ्टर विनिंग मेनी बैटल्स इन पर्शिया। सो भाई जो अलेक्जेंडर है वो पर्शिया जाता है, वहाँ पे वो क्या करता है? काफ़ी सारे बैटल्स को जीतता है, और फिर अब उसको आना है इंडिया में। इंडिया में आने के लिए वो कौन सा रास्ता अपनाता है? इंडिया में आने के लिए वो एंटर करता है हमारे नॉर्थ वेस्ट रीजन से, जो कि अभी पार्ट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। ठीक है, कहाँ से एंटर करता है? नॉर्थ वेस्ट रीजन से, जो कि आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पार्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको अलेक्जेंडर के इन्वेजन को 4 उसमें डिवाइड करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में बताऊंगी, देन हम उसकी पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे वो ग्रीक और इंडियन का एक फ्रेंडली रिलेशन उस टाइम पे बन जाता है, और फिर हम देखते हैं कि इंडिया के कल्चर पे ना ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे बातों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज अलेक्जेंडर जो है वो लड़ता है स्मॉल इंडियन रूलर्स से, नॉट एनी बिग इंडियन एम्पायर। जब वो आता है तो उस टाइम पे कोई ऐसा बड़ा एम्पायर नहीं था। अब वो उसके जो फेमस बैटल हैं वो किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट द किंग पोरस नियर द झेलम रिवर। ठीक है, झेलम नदी के पास उसका एक बैटल होता है। अलेक्जेंडर वॉन द बैटल बट वॉज इम्प्रेस्ड बाय पोरस एंड गेव हिम बैक हिज किंगडम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नोट कर लेनी है। क्या बात नोट करनी है? कि झेलम रिवर के पास अलेक्जेंडर और पोरस का क्या होता है? उनका वॉर होता है। ठीक है, ये बैटल में कौन जीतता है? अलेक्जेंडर जीत जाता है, बट वो हो जाता है इम्प्रेस जब वो देखता है कि भाई पोरस की आर्मी वगैरह, उसकी फाइटिंग टेक्निक्स को देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है। इस वजह से वो एट लास्ट उसका किंगडम उसको वापस कर देता है। हिज सोल्जर्स डिड नॉट वांट टू गो फर्दर इनटू इंडिया, सो अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू रिटर्न। According to historian R.K. Mukherjee, Alexander campaign was not a great military success in India. तो R.K. मुखर्जी अलेक्जेंडर के बारे में लिखते हैं कि अलेक्जेंडर ने जो कैंपेन चलाया था वो कोई ऐसा बड़ा मिलिट्री सक्सेस उस टाइम पे नहीं था। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स पे उसके इम्पैक्ट की। Although Alexander did not conquer much, his attack showed that स्मॉल इंडियन किंगडम्स वर वीक अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। तो ठीक है, इसको समझते हैं। जब अलेक्जेंडर आता है इंडिया में, ठीक है, और वो ज्यादा कुछ कॉन्क्वर यानी कि ज्यादा कुछ वो जीत नहीं पाता, पर फिर भी यहाँ पर हमें एक चीज देखने के लिए मिलती है कि इंडिया के जो किंगडम्स थे उस टाइम पर, जो इंडियन किंगडम्स थे ना हमारे, वो वीक थे। आप ऐसा क्यों कह सकते हैं? आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनका अगर उनके सामने ना कोई स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आ जाती थी तो उससे वो नहीं जीत सकते थे उस टाइम पे। किससे नहीं जीत सकते थे? स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी से वो नहीं जीत सकते थे। सो चंद्रगुप्त मौर्य लर्न फ्रॉम दिस एंड डिसाइडेड टू यूनाइट इंडिया। सो उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं वो। देन फिर वो इंडिया को एकजुट करते हैं, नंदा डायनेस्टी को हरा के एक मौर्यन एम्पायर की स्थापना करते हैं। फिर बाद में वो कंट्रोल ले लेते हैं कुछ ग्रीक एरियाज का, एरिया, एराचोसिया एंड गेड्रोसिया, जो भी इनके नाम है,
इन जगहों के वो ले लेते हैं कंट्रोल, ठीक है, सेल्यूकस से। सेल्यूकस कौन था? तो अलेक्जेंडर का एक जनरल था। फिर हम देखेंगे कुछ फ्रेंडली रिलेशंस के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन ग्रीक एंड इंडियंस। तो आफ्टर अलेक्जेंडर टाइम इंडियंस एंड ग्रीक रिमेन्ड इन कॉन्टेक्ट। अलेक्जेंडर के टाइम के बाद भी भारतीय और ग्रीक के जो लोग थे वो कॉन्टेक्ट में रहते थे। इंडिया के किंग थे जिन्हें हम बिंदुसार कह सकते हैं, यहाँ पे उनका दूसरा नाम दे रखा है, रोड टू द ग्रीक किंग एंटोनियो वन आस्किंग फॉर वाइन, फिज एंड अ फिलोसोफर। तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपकी बुक में ही लिखी हुई थी, क्या कि उन्होंने लिखा था ग्रीक किंग को, ठीक है, और उनसे वाइन, फिज और फिलोसोफर की मांग की थी। ग्रीक एम्बेसडर लाइक डेमेट्रूस एंड डायनोसियस विजिटेड इंडिया, और ग्रीक एम्बेसडर्स भी इंडिया आते थे। अशोका ऑल्सो सेंट मैसेजेस टू ग्रीक किंग एंड हेल्प विद मेडिकल केयर फॉर पीपल एंड एनिमल्स इन देयर रीजन। सो यहाँ पे आपको बस पता है क्या बताना है, आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताने हैं जो इनके फ्रेंडली रिलेशंस को शो करते हो, जिनसे हमें ये पता चलता हो कि इनके आपस में गाइज फ्रेंडली रिलेशंस थे, ठीक है। फिर आप बताएंगे कैसे जो ग्रीक कल्चर है उसने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया। सो आफ्टर अलेक्जेंडर डेथ मैनी इंडो ग्रीक रूलर्स रूल्ड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे वो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो पार्ट है, वहां पे राजा बने हुए बैठे रहते थे। उसमें आपका मिनिंदर है एक, और एक है डेमेट्रियस बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और वो इतना ज़्यादा हमें घुल मिल गए थे कि वो भारतीय इतिहास का ही हिस्सा बन गए। जो मिनेंदर है वो तो बुद्धिस्ट बन गया था, और उसके कॉइन में ना बुद्धिस्ट सिंबल्स जैसे धर्म चक्र वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लो, ओके। अगर आपको पूरा रिवाइज करना है तो जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, आप वहां से जरूर डाउनलोड करना। देन यहाँ पे हमारे पास आता है अ ग्रीक मैन नेम्ड हेलियोडोरस who lived in Takshila came to an Indian court and became a devotee of Lord Vishnu। तो वो यहाँ पे भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। His name is found in बेसनागर पिलर इंस्क्रिप्शन। कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है उसका नाम? बेसनागर पिलर इंस्क्रिप्शन में हमें उसका नाम देखने के लिए मिलता है। ग्रीक आर्ट स्टाइल्स कैन बी सीन इन प्लेसेस लाइक तक्षशिला, सारनाथ एंड पटना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो कल्चर जो है ना, कल्चर आपस में क्या हो गया है गाइस, कल्चर मिक्स हो गया है। वो हमारे धर्म को अपना रहे हैं, कहीं हम उनके आर्ट स्टाइल को अपना रहे हैं। फिर ज्योग्राफी की बात करें, ट्रेड की बात करें, तो अलेक्जेंडर ने नए नए ट्रेड रूट शुरू कर दिए थे बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। उसने बड़ी बड़ी सिटीज बनाई, काबुल में अलेक्जेंड्रिया को बनाया, झेलम में एक और सिटी बनाई, सिंध में बनाया। तो हिज जर्नी हेल्प्ड ग्रीक्स लर्न मोर अबाउट इंडियन लैंड, पीपल, एनिमल्स एंड कस्टम्स। सो अलेक्जेंडर जब इंडिया आया तो उसकी वजह से जो ग्रीक लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ, वो इंडियन लैंड को समझने लगे, एनिमल्स को, कस्टम्स को वो समझने लगे। दे रोट अबाउट सती, कारपेंट्री स्किल्स, गुड ऑक्सन एंड मोर। अलेक्जेंडर इवन सेंट मेनी ऑक्सन्स फ्रॉम इंडिया टू ग्रीस। नाउ इन द कंक्लूजन आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे दैट अलेक्जेंडर डिड नॉट कॉन्क्वर मच ऑफ इंडिया बट हिज इन्वेजन हैड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। यानी कि उसने ज़्यादा कुछ नहीं जीता था बट उसके इन्वेजन के रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसने चंद्रगुप्त की हेल्प करी। चंद्रगुप्त अगर अलेक्जेंडर नहीं आता ना तो चंद्रगुप्त भी नहीं समझ पाता एक यूनाइटेड एम्पायर की नीड को। उसने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए। इंडो ग्रीक किंग्स जो है ना उनमें आपस में कल्चर जो है पूरा मिक्स हुआ, ट्रेड और नॉलेज का विस्तार हुआ, ठीक है। सो इवन दो अलेक्जेंडर विक्ट्री इन इंडिया वॉज स्मॉल, हिज इफेक्ट्स वर बिग एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो अलेक्जेंडर की विक्ट्री तो भले ही स्मॉल थी पर उसका इफेक्ट क्या था, लॉन्ग लास्टिंग था, बड़ा था, ओके। सो आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसके अंदर हम इसी तरह से और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले मैं आप सभी के लिए लाइव रिवीजन क्लासेस लेकर आऊंगी, तो आपको हमारी रिवीजन क्लास में ज़रूर हमारे साथ जुड़ना है, ओके गाइस। तो सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक पे चले जाना, जो भी व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है,